सबसे पहले आप लोगों से हम यही कहेंगे कि माइक में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस वजह से लाइव क्लास नहीं हो रहा है बल्कि रिकॉर्डेड क्लास है और बहुत ज़्यादा इसमें नॉइज भी ले रहा है। तो आप लोग कृपया करके थोड़ा शांति बना करके बैठिए, ठीक है। हल्ला कम करिए जब तक माइक ना बन जाता है तब तक। भेजा में ना घुस रहा है, करें कि लाइव ना हो रहा है, रिकॉर्डेड क्लास हो रहा है। तो ठीक, चलिए। तो आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री, नाम है मैकबीटी द मिस्ट्री कैट को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है? क्या पढ़ने वाले हैं जी? आज हम लोग क्लास 12 बिहार बोर्ड के इंग्लिश पोएट्री के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मैकबीटी द मिस्ट्री कैट, एक कविता है जिसको लिखा है टी.एस. एलियट ने, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस कविता में असल में देखो तो कवि ने क्या किया है कि एक काल्पनिक बिल्ली को लिया है, ठीक, जिसका नाम रखा है मैकबीटी। और मुख्य रूप से वो बताया है कि ये जो बिल्ली है बहुत ही शातिर है, ठीक ना, और बहुत ही दुष्ट है। हर तरह के गुनाह ये करता है लेकिन ये पकड़ा नहीं जाता है। जब भी तुम क्राइम स्क्रीन पे पहुंचोगे तो वहाँ पे मौजूद नहीं रहता है। सबको पता है कि क्राइम करने वाला यही है, लेकिन फिर भी कोई सबूत इसके पक्ष में, मतलब कि यही ये गुनाह किया है, इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। समझ गए? कहीं ना कहीं कवि इस कविता के माध्यम से समाज में वैसे लोगों को दिखाना चाहता है जो डबल चेहरा वाले होते हैं, जो ऊपर से देखने में तो सभ्य होते हैं लेकिन अंदर से वो एक शातिर मुजरिम होते हैं, यानी अच्छे होते हैं जिन पे हम भरोसा करते हैं। आज के टाइम पे ऐसे भर भर के लोग मिल जाएंगे, हमरा छोड़ के सब वही दिखाई देता है, सबके नज़र में करें रे बांदर, ठीक। अपना नहीं, हम सच्चा दिल हैं, हमारे अगल बगल वाला सब शातिर है। हर किसी के दिमाग में यही चलते रहता है, हर कोई हमको धोखा दिया है, मैंने किसी को नहीं दिया। तो जब तुमने किसी को नहीं दिया तो हर कोई को धोखा मिला कहाँ से? गेम हुआ कहाँ? तो एक होता है, वो कहते ना है कि हम लोग दूसरे के मामले में जज और अपने मामले में वकील बन जाते, वही वाली बात है। खैर यहाँ पे कविता में वही चीज़ को दिखाया गया है एक बिल्ली के माध्यम से, समझ गए? आप कोई भी वैसा व्यक्ति जो आपको लगता था पहले कि बहुत बढ़िया है और आज लग रहा है कि नहीं वो तो बहुत खराब है, उस व्यक्ति को आप दिमाग में रख सकते हैं। जैसे उस व्यक्ति को दिमाग में रख के कविता पढ़िएगा, पूरा कविता को लिंक कर पाइएगा कि असल में ये बिल्ली के माध्यम से कवि किसको दिखा रहा है। समझ गए? चलिए, तो आ जाइए इधर। कविता शुरू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार लेखक का हम परिचय ले लेते हैं कि ये लेखक जी कौन है। हल्ला आप लोग मत करिए, चुप रहे। चलिए देखिए, मैकबीटी द मिस्ट्री कैट, इसको लिखने वाले का नाम है टी.एस. एलियट, ठीक है। पूरा नाम अगर आपको जानना है तो पूरा नाम भी बता दिया गया है, आप देख सकते हैं। थॉमस स्टर्न्स एलियट। नाम याद रखना थोड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए आप लोग का याद रखिए, टी.एस. एलियट इनका नाम है। जन्म कब हुआ है? 1888 में, यानी 1888 में जन्म हुआ है। और इनकी मृत्यु कब हुई है? 1965 में, यानी 1965 में इनकी मृत्यु हुई है। समझ गए? वाज बोर्न इन सेंट लुइस मिसूरी यूएसए। अब इनका में याद रखना यही कि इनका जन्म कहाँ हुआ है? अमेरिका में। अमेरिका में किस जगह हुआ है वो भी आप लोगों को बता दिया गया है, लेकिन आप याद रखिए इनका किस देश के थे? अमेरिका थे। इनका जन्म कहाँ हुआ है? अमेरिका में। बाकी ये भी आप याद रख सकते हैं। समझ गए? सेंट लुइस मिसौरी भी नाम याद रखिए, नहीं तो कम से कम आप अमेरिका याद रखिए। बट एवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड, लेकिन अंत में उनको हमेशा के लिए कहाँ शिफ्ट होना पड़ता है? इंग्लैंड में। यहाँ तक की लाइन क्लियर हुई? कविता का नाम है मैकबीटी द मिस्ट्री कैट, इसके लेखक है टी.एस. एलियट, जिनका जन्म हुआ 1888 में, मृत्यु हुई 1965 में। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो सेंट लुइस मिसौरी
अमेरिका में, लेकिन अंततः ये बस कहाँ जाते हैं जाकर के? इंग्लैंड में। ठीक है। A classicist in literature and Anglo-Catholic in religion and a royalist in politics, he rose to become one of the greatest poets of the 20th century। अब ये किस दौर के कवि हैं? तो ये 20वीं शताब्दी के कवि हैं। ठीक, अब देखो ये लिटरेचर भी लिखते हैं। ठीक, लिटरेचर में भी इनका बहुत योगदान है। लिटरेचर के लिए इनको मिला भी है पुरस्कार भी, नोबेल पुरस्कार भी मिला है। समझ गए? तो साहित्य में भी इनका योगदान है। ये किस धर्म को मानते थे? तो एंग्लो कैथोलिक धर्म जो है उसको ये मानते थे। और शासन में, पॉलिटिक्स में, राजनीति में किसको मानते थे? ये राजशाही को मानते थे, यानी राजतंत्र को मानते थे। समझ गए? तो यहाँ से 3 बातें याद रखनी है। पहला चीज क्या? लिटरेचर में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, शास्त्रीय साहित्य में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। उसके बाद किस धर्म को मानते हैं? तो कैथोलिक को मानने वाले हैं। ठीक, और राजनीति में, पॉलिटिक्स में किस चीज को मानते हैं? तो ये राजतंत्र को मानते हैं, यानी राजशाही को मानते हैं। ये मानने वाले ये 20वीं शताब्दी के महान कवियों में से एक हैं। जितने भी बड़े बड़े कवि का नाम आता है उसमें से एक टी.एस. एलियट हैं। तो सवाल पूछ सकता है टी.एस. एलियट किस सेंचुरी के कवि हैं? तो 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी के महान कवि हैं। आगे, ही वाज ऑल्सो अ डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक एंड अ ड्रामाटिस्ट। इसके अलावा देखो ये कैथोलिक हैं, राजशाही के समर्थक हैं, शास्त्रीय जो भी साहित्य है उनमें इनका योगदान है। इसके अलावा यह एक क्या है? आलोचक हैं। क्रिटिक मतलब होता है आलोचक। ठीक, और साथ ही एक नाटककार भी, यानी ड्रामाटिस्ट भी हैं। आप लोगों को आता है कोई भी 5 गो ड्रामाटिस्ट के नाम लिखने के लिए, उसमें आप टी.एस. एलियट के नाम डाल सकते हैं। समझ गए? हाँ, पोएट भी हो सकते हैं। परीक्षा में तो कहाँ आता है? एक बार यह देंगे, ये कन्फर्म है। अब बोर्ड में यह आएगा कन्फर्म में आता है। अब कौन वाला आएगा हमरा का पता? हाँ, उस टाइप पर रहेगा। क्या रहेगा हमको ना पता। क्लियर ही बात है? ठीक, आगे देखो, ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948। 1948 में इनको साहित्य के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? नोबेल पुरस्कार, यानी साहित्य नोबेल पुरस्कार से भी 1948 में इनको पुरस्कृत किया गया है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाइए। हिज बेस्ट नोन पोएम्स आर द वेस्टलैंड, आस, वेडनेसडे एंड 4 क्वार्टर्स। अब इनका 3 फेमस जो भी ये काम किए हैं उसका नाम दिया गया है। पहला क्या है? द वेस्टलैंड। ठीक, दूसरा का नाम है आस, वेडनेसडे, और तीसरा का नाम है 4 क्वार्टर्स। समझ गए? ये 3 इनका फेमस वर्क है। आपको इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि ये किनका लिखा हुआ है। क्लियर? एज अ पोएट एंड ए स्पोक्समैन फॉर हिज एज ही ट्रूली रिप्रेजेंट्स द इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड फिलोसफिकल मूड्स ऑन द 20th सेंचुरी। अब देखो ये कवि भी हैं, एक प्रवक्ता भी हैं। स्पोक्समैन मतलब होता है प्रवक्ता। प्रवक्ता मतलब समझते हैं? प्रवक्ता का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था की तरफ से बोलने वाला व्यक्ति। समझ गए? जैसे ये कोचिंग है, इस कोचिंग के तरफ से हम ना बोले, तुम बोलो, तो तुम इस कोचिंग का क्या हो जाएगा? प्रवक्ता हो जाएगा। तुम मेरे कोचिंग की तरफ से बोलने वाला प्रवक्ता है। तो ये प्रवक्ता के रूप में भी काम किए हैं। ठीक, और अपने टाइम के जो भी वहाँ पे सामाजिक मुद्दा था 20वीं शताब्दी के, या जो भी मुद्दा था, उन सभी चीज़ों को इन्होंने उठाया है, उसको लिखने का प्रयास किया है। देखो, वे एक प्रख्यात आलोचक और नाटककार थे। उन्होंने 1948 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया था। उनकी सबसे प्रसिद्ध कविताओं में है द वेस्टलैंड, एस, वेडनेसडे और 4 क्वार्टर्स। ये 3 गो नामी हैं। एक कवि और अपने युग के प्रवक्ता के रूप में वे वास्तव में 20वीं शताब्दी के बौद्धिक, सामाजिक और दार्शनिक हर तरह के मानव भावों का प्रतिनिधित्व किया है, उसको लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने का काम किया है। समझ गए? नेक्स्ट, बैठल रहे एकदम शांति से, बाकी मन न लगी थो, लाइव न पढ़ाई थी था तो नहीं अच्छा लगी था? हमरा अच्छा ना लगी थे। चले आगे देखो। द प्रेजेंट पोएम मैकबीटी द मिस्ट्री कैट इज फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। अब देखो यहाँ पे जो हम कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है? मैकबीटी द मिस्ट्री कैट्स। ये लिया गया है कहाँ से? तो इनकी एक किताब है जिसका नाम है ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल
कैट्स, ये किताब के पूरा नाम है, इसी से लिया गया है इस कविता को जिसे हम अभी पढ़ने वाले हैं। विच वाज मेड इनटू अ वेरी सक्सेसफुल म्यूजिक ऑन स्टेज बाय द ग्रेट कंपोजर सर एंड्रयू लिलोड वेबर। अब देखो इनकी जो कविता है, ये इस कविता को एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम क्या है, सर एंड्रयू। इन्होंने संगीतबद्ध किया। संगीतबद्ध मतलब समझती हो, जैसे इन्होंने एक राइमिंग में कविता को लिखा और उन्होंने उसको म्यूजिक के साथ एक गाने के रूप में कंपोज कर दिया, समझ गई, एक गाने का रूप दे दिया। तो वो देने वाले कौन थे, सर एंड्रयू हैं। इट इज अ लाइट पोएम इन द मोक हीरोइक वेन है। ये पूछेगा कि किस टाइप की ये कविता है, तो बताना है मोक हीरोइक है, समझ गए। मोक हीरोइक मतलब होता है एक शक्ति को दिखाना, एक पावर दिखाना, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखो तो कवि जो है टी.एस. एलियट वो क्या कर रहे हैं, वो समाज में जो वैसे एक कहते हैं ना कि अच्छाई का जो कुछ मुखौटा लगाए हुए जो लोग हैं उनके ऊपर ये उंगली उठा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं उठा रहे हैं, किसी का नाम ये नहीं ले रहे हैं। ये किसका यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बिल्ली को, मैकविटी को, किसी व्यक्ति का ये नाम नहीं ले रहे हैं। इससे इनको कहा हो जाए कि कोई इनको खतरा नहीं है। क्या कोई व्यक्ति इनको आकर के पकड़ सकता है कि तू हमारे बारे में इसे कहे बोल रहा है, किसी का नाम ही नहीं लिए हैं। ये तो एक बिल्ली के बारे में बोल रहे हैं। और बिल्ली के माध्यम से जो वैसे लोग हैं डबल मुखौटा पहने हुए, अच्छे का मुखौटा पहन के बुरे कर्म करने वाले, उनका पर्दाफाश कर रहे हैं। तो एक तरह से साहस तो दिखा रहे हैं, लेकिन साहस भी दिखा रहे हैं तो कैसा दिखा रहे हैं, हाँ घुमा के विस्तृत रूप में यहाँ पे चीज़ें सब कुछ दिखा रहे हैं। वीरता यहाँ दिखा रहे हैं अपना, लेकिन वीरता को भी ये क्या कर रहे हैं, छिपा करके दिखा रहे हैं और थोड़ा व्यंग के रूप में दिखा रहे हैं। तुम कविता को पढ़ोगे तो इसमें व्यंग के मतलब होता है कि कहना किसी और को है, लेकिन कह हम किसी और को रहे हैं और उसको थोड़ा मजाक मोड में लिखा जाता है, तो उसको हम कहते हैं व्यंग। तो इसको एक व्यंगात्मक रूप में थोड़ा वीरता दिखाते हुए लिखे हैं। इट डज नॉट नीड एनी सोलेम और डिटेल्ड एनालिसिस, इट चार्म कम्स फ्रॉम इट्स नीट राइम्स एंड ग्लोपिंग रिदम एज वेल एज द कॉमिक इफेक्ट अ मॉन्स्टर क्रिमिनल हु इज इन फैक्ट अ कैट। अब यहाँ पे कहा गया है कि इसको पढ़ने के लिए ज़्यादा तुमको दिमाग वगैरह ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक राइमिंग में लिखा हुआ है, एक रिदम में चल रहा है, आपको उसको पढ़ना है, सीखना है और देखना है कि यहाँ पे एक बहुत ही शातिर अपराधी की बात की गई है, जो कौन है, तो वो एक बिल्ली है। उसी के अपराध के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। लेकिन कविता पढ़ते समय आप अपने दिमाग में मेरे जैसे व्यक्ति को भी रख सकते हैं जिसका डबल चेहरा है, ठीक, अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन काम सब उसका उल्टा करते हैं, समझ गए। तो ये इसका था पूरा, हाँ, परिचय। अब आ जाइए, अभी और परिचय है ना, कविता शुरू हो गया। अब यहाँ से शुरू हो गया आपका कविता। सुनो कविता में क्या कर रहे हैं। मैकविटी अ मिस्ट्री कैट ही इज कॉल्ड द हिडन पाव। कहा जा रहा है कि मैकविटी जो है वो एक रहस्यमयी बिल्ली है, इसे छिपा हुआ पंजा भी कहा जाता है। हिडन मतलब होता है छिपा हुआ, पाँव मतलब पंजा, ठीक। तो मैकविटी एक रहस्यमयी बिल्ली है जिसे छिपा हुआ पंजा भी कहा जाता है। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह एक ऐसा क्रिमिनल है जो किसी भी कानून को तोड़ सकता है। ऐसा अपराधी है, कोई भी कानून बनाया हो उसको ये तोड़ देता है। ही इज द बेलिफमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड द फ्लाइंग स्क्वाड से डिस्पेयर। कहा जा रहा है कि ये जो बिल्ली है एक रहस्यमयी बिल्ली है, इसे छिपा हुआ पंजा भी कहा जाता है क्योंकि यह एक बहुत ही शातिर अपराधी है जो किसी भी कानून को तोड़ देती है, तोड़ सकता है, और आज तक ये पकड़ा नहीं गया है। इसके वजह से दो गो परेशान है। कौन, स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड मतलब समझते हो, इंग्लैंड के लंदन में समझो कि पुलिस का जो सबसे बड़ा हेडक्वार्टर होता ना है, उसी का नाम क्या है, स्कॉटलैंड यार्ड नाम है, जो दुनिया के बड़े से बड़े रहस्यों को, बड़े से बड़े अपराधों को सॉल्व कर दिया। लेकिन इससे भी कौन सॉल्व नहीं हो पाया है,
मिस्ट्री कैट के किए हुए अपराध वो मिस्ट्री कैट को, मैकविटी को नहीं पकड़ पाया है। समझ गए? तो कहा जा रहा है कि इतना बड़ा एक क्रिमिनल है कि कोई भी लॉ को तोड़ देता है, किसी भी कानून को तोड़ देता है, और आज तक न तो इसको स्कॉटलैंड यार्ड पकड़ सका है और न ही उसके साथ जो काम करने वाले बाकी के जो एजेंसियां हैं उसके नीचे काम करने वाली वो भी, यानी कोई भी आज तक इसको पकड़ नहीं पाया है, कोई ये साबित नहीं कर पाया है। क्यों नहीं कर पाया है? फॉर व्हेन दे रीच द स्किन ऑफ क्राइम मैकविटी इज नो देयर। क्यों नहीं साबित हो पाया है? क्योंकि जब भी ये लोग सर्च करने वहां जाते हैं, पता करने, तो वहां पे वो होता ही नहीं है, और जब वो वहां पे है ही नहीं तो उसको अपराधी कैसे तुम ठहराओगे? जहां पे अपराध होता है वहां पे दिखाई नहीं देता है, करता सब यही है, लेकिन जब वहाँ पे सर्च होगा, जांच होगी, तब ये दिखाई वहाँ पे नहीं देगा, कोई भी निशान नहीं छोड़ेगा कि हम यहाँ पर थे। आज के जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वही करते हैं, पूरा मास्टरमाइंड उन्हीं का होता है, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत तुमको नहीं मिलेगा। तुमको भी पता है कि करने वाला यही है, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। समझ गए? आगे देखो, मैकविटी देयर इज नो वन लाइक मैकविटी, कि मैकविटी जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा सातिर अपराधी कोई नहीं है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, उसने मनुष्य द्वारा बनाए गए हर कानून को तोड़ दिया। समझ गए? सारे कानूनों को तोड़ा है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, इसने गुरुत्वाकर्षण के नियमों को भी तोड़ा है। बिल्ली को अगर देखो तो गुरुत्वाकर्षण के नियम क्या है कि हम कभी भी ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी के कारण हम कहाँ जाएंगे, लेकिन बिल्ली को देखोगे तो लगेगा कि उस पर ये लागू ही नहीं होता है। वो इतना लंबा लंबा छलांग मारते रहता है ना कि हाँ, कि ग्रेविटी का कोई वहाँ पे मतलब नहीं रह जाता है। आगे भी कहा है, हिज पावर्स ऑफ ए लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, कह रहा है कि इसकी जो शक्ति है, जो उछल कूद करने की शक्ति है, उसको देख करके एक फकीर भी सोच में पड़ जाए, यानी हम भी सोच में पड़ जाते हैं, लोग भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये ऐसे कर कैसे सकता है। ग्रेविटी के नियम के अनुसार तो ये जब उछल कूद कर रहा है तो इसको कहाँ आना चाहिए, नीचे, लेकिन ये नीचे आता नहीं, इतना शातिर है। तो ये मनुष्य के बनाए हुए हर कानून को तोड़ दे रहा है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ दे रहा है, और जिस तरह से ये उछल कूद करता है ये बात भी सबको क्या कर देता है, आश्चर्यचकित कर देता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर देखो, एंड वेन यू रीच द स्किन ऑफ क्राइम मैकविटी इज नो देयर, और जब तुम उसके किए हुए गुनाहों के पास पहुंचोगे तो वहाँ पे वो दिखाई नहीं देगा। सारा कांड वही करता है, घर के पूरा दूध वही चाट गया, बर्तन सब वही इधर उधर किया, खाना जो था वही गिराया, लेकिन जब देखने जाते हो क्या वो दिखाई देता है कभी? बहुत शातिर होता है, ठीक, तो बहुत शातिर होता है, कभी भी वो तुमको दिखाई नहीं देगा। तुमको पता है कि करे वाला बिलाइए है, बिल्ली नहीं किया है, मैकविटी नहीं किया है, लेकिन जब वहाँ पहुँचोगे क्राइम स्किन पर तो वो वहाँ पे दिखाई नहीं देगा, टप सुकून गायब हो जाता है। समझ गए? आगे देखो, यू मे सेक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकविटी इज नॉट देयर। कह रहा है कि आप उसको बेसमेंट में, यानी अपना नीचे तहखाने तक जा कर के ढूंढिए, या फिर आप उसको ढूंढ लीजिए कहाँ, हवा में, आकाश में, लेकिन हम बार बार आपको बता दे रहे हैं मैकविटी आपको नहीं मिलेगा। आपके घर में बर्तन गिर गया, खाना गिर गया, दूध गायब हो गया, पूरा घर छान लीजिए, लेकिन वो दिखाई आपको नहीं देगा। समझ गया? इतना वो शातिर होता है। और ये ऐसे ही हमारे जीवन में भी कुछ लोग होते हैं। मैकविटी यहाँ पुल्लिंग के रूप में है, समझ गए, तो होता है, और जब बिल्ली बोलेंगे तो होती है, लेकिन यहाँ तो मैकविटी की बात नहीं हो रहा है, ठीक, समझ गया बुआ? तो हमारे जीवन में भी कुछ इस तरह के लोग होते हैं, सारे हमारे जीवन में फसाद के जड़ वही होते हैं, हमको पता भी होता है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल पाता है, बस शक रह जाता है, लेकिन हम उनको साबित नहीं कर पाते हैं, उनको पकड़ नहीं पाते हैं। तो वो चीज़ को भी ये दिखा रहे हैं कि इसके साथ उस चीज़ को लिंक करते चलो। आगे देखो, मैकविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन। अब बता रहे हैं कि असल में वो बिल्ली है कैसा, पूरा कवि यहाँ पे बिल्ली के रूप रंग को दर्शा रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं कि मैकविटी दिखने में कैसा है, हल्का नारंगी भूरे रंग का है, ठीक, बहुत ही लंबा है और पतला है मैकविटी। अब बिल्ली बोले तो क्या है, लंबी है और
पतली है। यू वुड नो हिम इफ यू सा हिम फॉर हिज आइज आर सेकेंड इन। कह रहा है कि तुम उसको देखते ही पहचान लोगे, उस बिल्ली को, उस शातिर बिल्ली को तुम देखते ही पहचान लोगे। कैसे पहचानोगे? तो उसका आँख जो है ना वो क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ है। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विद द थॉट्स, और उसके आई पर, ब्रो पर यहाँ पे दाग दिखाई देगा। मतलब हर टाइम वो कुछ ना कुछ सोचते रहता ना है, अब कि कौन कांड करना है, तो सोचने के कारण उसको यहाँ पे क्या होगा, दाग दिखाई देगा, लाइन दिखाई देगा। हिज हेड इज हाईली डोम्ड, और उसका जो सिर है वो गोल मटोल उभरा हुआ है। अब यहाँ पे कभी पूरे तरह से एक बिल्ली को दिखा रहे हैं, आप दिमाग में बस बिल्ली को लेके चलिए कि इस तरह के बिल्ली है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम द नेग्लेक्ट, और कह रहे हैं कि इसके जो बाल हैं वो बहुत क्या हो गए हैं, गंदे हो गए हैं। समझ गया? कभी वो अपने साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया, हमेशा वो कुछ न कुछ कांड करने के चक्कर में रहा, तो इसलिए उसके बाल क्या हो गए हैं, गंदे हो गए हैं। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, और उसका यहाँ पे जो मूछ है वो भी क्या है, बिखरा हुआ है। बिल्ली को होता है ना यहाँ पे लंबा लंबा इसे से निकला हुआ, तो वही बता रहे हैं कि बिल्ली कैसा है, तो दिखने में जिंजर है, यानी नारंगी भूरे रंग का है, लंबा है, पतला है। उसके बाद आप उसको देख के भी पहचान सकते हैं क्योंकि उसकी आंख जो है वो अंदर की ओर धंसी हुई है। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन दिखाई देगा, सोचने के कारण वो लाइन पड़ गया है। उसके बाद चेहरा उसका गोल मटोल दिखाई देगा, पूरा बाल उसका गंदा दिखाई देगा। समझ गए? तो ये सब उसके निशानी हैं। ही सेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, वो अपना सर को इधर उधर घुमाते रहता है, बिल्कुल वैसे जैसे कि एक सांप चलता है। सांप चलता है तो कैसे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो वैसे ही बता रहे हैं कि बिल्ली जो है वो कभी अपना मुड़ी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसे करते रहती है। विद मूवमेंट लाइक अ स्नेक, किसके जैसा, तो बिल्कुल सांप के जैसा। एंड वेन यू थिंक ही इज हाफ एज स्लीप ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, और जब भी तुमको लगेगा कि ये सोया हुआ है, नींद में है, असल में वो सोया हुआ नहीं रहता है, तुम्हारे पैर की धाप से ही वो उठ खड़ा होता है, भाग जाता है। समझ गए? तो जब भी तुमको लगेगा कि वो सोया हुआ है, वो सोया हुआ नहीं रहता है, असल में वो जागते रहता है। तो इतना चालाक है कौन, बिल्ली। आगे देखो, मैकविटी मैकविटी देयर इज नो वन लाइक मैकविटी, कि मैकविटी जैसा कोई नहीं है। फॉर हिज फिंड एंड feline shape a monster of depravity, you may meet him in a by street, you may see him the square, but when a crime discovered then McVitie is no there। कह रहा है यहाँ पे कि मैकविटी जैसा कोई नहीं है। समझ गए? क्यों नहीं है? क्योंकि वो बुराइयों का, दुष्टाचारी का एक प्रतीक है, दुष्ट से भरा हुआ है, बुराई से भरा हुआ है, अनिकता से भरा हुआ है, और उसको तुम कहीं भी देख सकते हो। वो तुमको कहीं पतली गली में मिल जाएगा। समझ गए? कहीं पतली सी गली है उसके अंदर भी मिल जाएगा, ये तुमको चौराहे पर भी मिल जाएगा, घर में भी मिल जाएगा, बाहर भी मिल जाएगा। लेकिन जब तुम क्राइम के पास पहुंचोगे तो वहाँ पे दिखाई नहीं देगा, मैकविटी वहाँ से गायब हो जाएगा। इतना ये शातिर होता है कि हर जगह दिखाई देगा, लेकिन जहाँ पे क्राइम होता है वहाँ पे दिखाई नहीं देता है। आगे, ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल्स ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स। कहा जा रहा है कि देखने में ये बहुत सीधा साधा सभ्य लगता है, लेकिन है एक नंबर के ये चीटर, चोर, शातिर। लेकिन स्कॉट यार्ड के किसी भी फाइल में इसका नाम नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पे एक व्यक्ति को भी तुम सोच सकते हो कि एक व्यक्ति है, बहुत पावर वाला है, पैसा वाला है तो एक नंबर के शातिर, अपराधी, सबको पता है, हर जगह वो चोरी डकैती करता है, लेकिन उसके नाम पर कोई भी एक भी केस नहीं मिलेगा। वही यहाँ बता रहे हैं कि उसके नाम का एक भी कोई भी सबूत नहीं मिलेगा। एंड वेन द लैडर्स लोटेड और द ज्वेल केस इन राइफल्ड और वेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पिक्स बीन स्टिफिल्ड और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन एंड द
ट्रिल्स पास्ट रिपेयर ए देयर द वंडर ऑफ द थिंग मैकविटी इज नो देयर। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि चाहे कोई भी घटना हो, वो घटना में चाहे तो कोई अनाज का घर लूट लिया गया हो, चाहे गहनों का डिब्बा गायब हो, चाहे दूध गायब हो, चाहे कोई भी चीज़ गायब हो, हर चीज़ को गायब करने में किसका हाथ है? मैकविटी का है। लेकिन तुम उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं इकट्ठा कर पाओगे, क्योंकि जैसे ही तुम क्राइम सीन पे पहुंचोगे, अरे क्राइम सीन पे तुम पहुंचोगे, तुमको मैकविटी वहां पे दिखाई नहीं देगा, वो वहां पे नहीं होता है। समझ गए? आगे, एंड वेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड द ट्रीटी गोन एस्ट्रे, कह रहा है कि और अगर कोई भी विदेशी समझौता हुआ था, संधि हुआ था, अगर उसका फाइल गायब है, और द एडमिरेटली लूज सम प्लान्स एंड ड्राइंग बाय द वे, या किसी नौसेना जो होता है, जो समुद्र में रहता है, उसका कोई नक्शा गायब है, कोई चित्र गायब है, सब गायब करने वाला कौन है? मैकविटी है। लेकिन जब आप इन्वेस्टिगेट करिएगा, उसकी जांच करिएगा, उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलेगा। वही यहाँ पे बता रहे हैं कि जब विदेश मंत्रालय को पता चलता है कि कोई भी संधि गुम हो गई है, नौसेना विभाग के कुछ नक्शे या योजनाएं खो गई है, तो तुमको सीढ़ियों पर एक आध दो कागज के टुकड़ा मिल जाए, लेकिन जैसे ही तुम जांच करोगे, वो जांच तुम्हारा बेकार हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उस सातिर बिल्ली के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलेगा, कहीं भी ऐसा निशान नहीं मिलेगा जिससे तुमको ये प्रूफ करने में बने कि यही ये काम किया है। समझ गए? इतना सातिर है कौन? मैकविटी। आगे, एंड वेन द लॉस हैज बीन डिस्क्लोज द सीक्रेट सर्विस से इट मस्ट हैव बीन मैकविटी बट ही इज अ माइल अवे, यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग और अ लेकिंग ऑफ हिज थम्स और इंगेज्ड इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम्स। कह रहा है कि जैसे ही तुमको इस नुकसान का पता चलेगा, सबको पता होता है कि ये करने वाला कौन है? मैकविटी है, सबको शक है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत तुमको नहीं मिलेगा। जब तुम उसके बारे में पता करोगे, तब तक वो क्या करेगा? वो कहीं आराम कर रहा होगा, कहीं बैठ के अपने पंजे को चाट रहा होगा, या फिर जितना भी अभी तक वो लूट मार मचाया है, जो भी ये क्राइम किया है, उस सब को जोड़ घटाओ गुना भाग में लगल होगा, कहाँ कहाँ क्या किए, अगला के प्लानिंग कर रहा होगा कि आगे हमको कहाँ ये काम करना है, और तुम उसके विरुद्ध में सबूत ढूंढते रहो। किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिलना है, क्योंकि क्राइम पर मैकविटी नहीं था। समझ गए? आगे ही शायद अंतिम एक लाइन और है, एक पैराग्राफ। चलिए देखिए, मैकविटी देयर इज नो लाइक मैकविटी, कि मैकविटी जैसा कोई नहीं। देयर नेवर वाज अ कैट ऑफ सच डिसिप्लिननेस एंड सुवेटी, ही ऑलवेज हैज एन, इसको क्या बोलते हैं रे, हम जान रहे थे, हमें इसको बोलते टाइम भुलाएंगे, अलबाई होता है। हाँ, ही ऑलवेज हैज एन अलबाई एंड वन और टू स्पेयर एट वेदर वाट एवर टाइम द डिड टुक प्लेस, मैकविटी वाजंट देयर। कहा जा रहा है कि मैकविटी जो है उसके जैसा कोई नहीं है, वो एकदम धूर्त और चालाक बिल्ली है, उसको पकड़ना आसान नहीं है, उसके पास हमेशा अपने बचाव का कोई ना कोई बहाना होता है। जब भी तुम उस पे उंगली उठाओगे शक के कि तुमने ही ये काम किया है, वो किसी न किसी प्रकार के कोई ना कोई बहाना बना ही लेगा, ऐसा सबूत पेश ही कर देगा कि जब ये क्राइम हो रहा था तो हम यहाँ पर नहीं थे। ये किसी व्यक्ति से जोड़ के देखो, जो सातिर व्यक्ति होता है ना, पहले ही क्या करता है, अपना पूरा सबूत बना लेता है। ये सबको पता है कि क्राइम करने वाले, फिल्मों में हमेशा देखने को मिलता है कि क्राइम वही कैले है, लेकिन जब उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो पहले ही अपना सबूत बना के रखे हुए रहता है, बहाना बना के रखे हुए होता है कि जब ये क्राइम हो रहा था तो हम तो यहाँ पे थे ही नहीं, हम तो कहीं और थे। तो इतना धूर्त और इतना चालाक होता है। समझ गए? इसलिए अपराध चाहे किसी भी समय हुआ हो, कहीं भी हुआ हो, सच्चाई यही है कि जब क्राइम हुआ था तो मैकविटी वहाँ पर नहीं था। समझ गए?
वो इतना शातिर है कि अपने खिलाफ कोई भी सबूत नहीं छोड़ेगा, तुम उसको नहीं बोल सकते हो। नेक्स्ट, एंड दे से दैट ऑल द cats whose wicked deeds are widely known. I might mention Migjury, I might mention क्या है, हाँ, ग्रिडलबोन। यहाँ पे कह रहा है कि जितने भी मैकविटी को छोड़ के जितने भी कैट हैं जिसको आप शातिर मानते हैं, वो सब इसके बस एजेंसी के जैसे हैं, एजेंट जैसे हैं, बस इसके सहायक रूप में काम करते हैं। असल में मास्टरमाइंड कौन है? मैकविटी है। यहाँ पे दो बिल्ली के नाम भी लिए हैं, एक का नाम क्या है? मुंगोजरी नाम है, एक का नाम है ग्रिडलबोन। करें कि ये दो भी जो बिल्लियाँ हैं वो बहुत ही शातिर है, ये भी क्राइम करता है, ये नामी है, ये पकड़े जाते हैं, लेकिन इसका मास्टरमाइंड कौन है? मैकविटी है, जो कि कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। हमेशा क्राइम में देखना, फिल्मों में देखना, इसको व्यक्ति से जोड़ के देखो। जो विलेन होता है ना, क्राइम वही करवाता है, करने वाला पकड़ा जाता है, पकड़ने वाले पुलिस को भी पता है कि किया कौन है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाता है। जेल में कौन जाता है? जो क्राइम करता है, और ये पीछे रहता है, मास्टरमाइंड रहता है, पूरा प्लानिंग करने वाला एजेंट। मास्टरमाइंड जो है यही होता है, और उस क्राइम को करने वाले इसके एजेंट मात्र होते हैं, वो हेड नहीं होता है। कौन होता है? एजेंट। और मास्टरमाइंड को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो पकड़िएगा कैसे? कोई सबूत नहीं छोड़ेगा। समझ गए? तो वही यहाँ बताया गया है कि लोग कहते हैं कि जिन बिल्लियों के बुरे काम दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं, वे सभी वास्तव में मैकविटी के क्या हैं? एजेंट हैं, सहायक हैं। समझ गए? वो असल में है नहीं कुछ, आर नथिंग मोर देन एजेंट्स फॉर द कैश हु ऑल द टाइम जस्ट कंट्रोल्स देयर ऑपरेशन द नेपोलियन ऑफ क्राइम। करें कि ये जो दो नाम लिया है कभी यहाँ पे, कि इसके जैसे जो भी बाकी के बिल्ली हैं वो बस मैकविटी का एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, और उनका कोई काम नहीं है। असल में पूरे प्लानिंग को कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? कौन प्लानिंग करता है? कौन कंट्रोल करता है? इन दोनों को भी कंट्रोल करने वाला कौन है? तो कोई और है, मास्टरमाइंड, जिसका नाम क्या है? मैकविटी नाम है। समझ गया? तो वही ये सब करता है, सारे काम को वही करवाता है, और उसको कभी ने क्या कहा है? नेपोलियन ऑफ क्राइम, अपराध की दुनिया का इसको नेपोलियन कहा गया है। जैसे नेपोलियन को युद्ध नहीं हारा, वैसे ही मैकविटी कभी कोई सबूत नहीं छोड़ा, कभी भी पकड़ा नहीं गया। समझा? तो कविता में इतना ही था। अब इसकी व्याख्या और कवि इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं उसको देख लेते हैं, पूरा उसी को हिंदी में। देखिए, इस कविता में कवि बताता है कि मैकविटी एक ऐसी बिल्ली है जिसे छिपा हुआ पंजा भी कहा जाता है। वह इतना बड़ा अपराधी है कि कानून को भी चुनौती दे देता है। पुलिस और जासूस हर कोई हर बार उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो अपराध स्थल पर पहुंचते हैं तब वहां पे वो नहीं होता है, वो वहां से गायब हो चुका होता है। मैकविटी के बारे में भी कहा गया है कि उसने मनुष्यों के हर कानून को तोड़ दिया है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़ दिया है, उसने हवा में जो उछलने का तरीका है सब कुछ तोड़ दिया है। उसको देख करके तुम सोच में पड़ सकते हो, तुम उसको तहखाने में खोज सकते हो, तुम उसको आसमान में ढूंढ लो, कहीं भी ढूंढो, लेकिन वो तुमको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक शातिर अपराधी है। कभी उसके रूप का भी वर्णन किया है और बताया है कि वो भूरे पीले रंग की है, लंबी और दुबली पतली बिल्ली है, उसकी आंखें धंसी हुई हैं, माथे पर गहरी सोच की रेखाएं हैं, शरीर पर धूल जमी रहती है, मूछें बिखरी हुई हैं, और सिर अपना वो सांप के तरह इधर से उधर हिलाते रहता है। पूरा उसका वर्णन किया है। तुमको देखने में लगेगा कि वो सोया हुआ है, लेकिन असल में वो सोया हुआ नहीं रहता है, वो जगा हुआ रहता है। बाहर से वो दिखने में बहुत ही सभ्य होता है, सम्मानित दिखाई देता है, उसकी एक अलग पहचान होती है, समाज में सम्मान होता है, लेकिन वास्तव में वह कैसा होता है? धोखेबाज होता है, अपराधी होता है, लेकिन कोई भी सबूत उसके खिलाफ नहीं है। जब भी चोरी होगी, हत्या होगी, लूट होगी, या कोई भी काम होगा, कोई भी अपराध होगा, उस सब अपराध में किसका हाथ होता है? इसी मैकविटी का होता है, और ये सबको पता होता है कि उसी का हाथ है, लेकिन जब जांच करोगे तो उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलेगा, मैकविटी वहाँ पे नहीं होता है। कभी आगे बताता है कि यदि सरकार के महत्वपूर्ण दस्तावेज, गुप्त योजनाएं या किसी भी तरह के कोई भी चीज़ गायब हो गई हो तो इस सब किस पे जाता है संदेह, किस पे शक होता है? मैकविटी पर। समझ गए? लेकिन उसके पास हमेशा अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई ना कोई बहाना तैयार रहता है। किसके पास?
मैक्विटी के पास, आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं, आप उसको दोषी सिद्ध नहीं कर सकते हैं। दोषी सिद्ध करना लगभग क्या है, असंभव है, कोई सबूतें नहीं छोड़ता है। अंत में कवि कहता है कि दूसरे प्रसिद्ध अपराधी जो भी नामी हैं वो सब इसके साथी हैं, बस इसके एजेंट के रूप में काम करते हैं। असल में मास्टरमाइंड कौन है, मैक्विटी है, बाकी तो इसके नीचे काम करने वाले हैं जो भी नामी हैं। समझ गए, क्लियर है। इसीलिए कवि ने उसको क्या कहा है, नेपोलियन ऑफ क्राइम कहा है, कि क्राइम के दुनिया का ये नेपोलियन है। क्लियर। अब कवि क्या कहना चाहता है, क्यों ये कविता लिखा, क्या जरूरत पड़ी, तो देखो कवि क्या बताना चाह रहा है। इस कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि कुछ अपराधी इतने बुद्धिमान और चालाक और योजनाबद्ध होते हैं। अब मैक्विटी को अपने दिमाग से, उस बिल्ली को निकाल दीजिए, अब एक व्यक्ति को दिमाग में डालिए। तो कुछ अपराधी इतने बुद्धिमान, चालाक और योजनाबद्ध होते हैं कि वे स्वयं कभी सामने नहीं आते हैं, वो सामने से क्राइम नहीं करता है, वे पर्दे के पीछे रहता है और दूसरों से अपराध करवाता है। वह हमेशा कानून से बच निकलता है, क्योंकि उसने क्राइम तो किया नहीं, वो तो करवाया है, तो उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं बनता है और हमेशा कानून से बच निकलता है। मैक्विटी ऐसी एक अपराधी मानसिकता का प्रतीक है। यहाँ पे कवि ने उस चीज़ को दिखाने के लिए किसी व्यक्ति का नाम न लेकर के किसका नाम लिया, एक बिल्ली का नाम लिया, जिसका नाम रखा क्या, मैक्विटी। समझ गए। वह हमें यह भी सिखाता है कि केवल बाहरी रूप देखकर किसी व्यक्ति के चरित्र का अनुमान नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति बाहर से सबसे सभ्य दिखाई देता है वह भीतर से सबसे बड़ा अपराधी भी हो सकता है। समझ गए। तो कविता के माध्यम से कवि यही बताना चाह रहे हैं कि हमारे समाज में, आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को सभ्य बताते हैं, समाज में उनका सम्मान होता है, सभ्य व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन असल में वही खूंखार अपराधी होते हैं, लेकिन उसके विरुद्ध कोई भी सबूत नहीं होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कविता में मैक्विटी के विरुद्ध कोई भी सबूत नहीं मिलता है। तो इस कविता में आप लोगों को इतना ही था। आज के क्लास में आपको इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल इसके ऑब्जेक्टिव में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, राधे राधे।